गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। स्वागत है आपका अपने एनईजी कोचिंग क्लासेस के अंदर। तो हमारा टॉपिक चल रहा है आधुनिक काल, और आधुनिक काल में हम द्विवेदी युग पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे द्विवेदी युग के कवि। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि द्विवेदी युग के कवि। द्विवेदी युग के कवि यानी हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के कवि है, उनको दो भागों में बांटा गया है। एक तो है अनुशासन की धारा के कवि यानी द्विवेदी मंडल के कवि, और दूसरा है स्वच्छंदता की धारा के कवि यानी द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। अब देखते हैं कि कौन सी धारा में कौन कौन से कवि आते हैं उसके बारे में। यानी द्विवेदी युग के कवि, तो हिंदी साहित्य में इस युग में कवियों को दो श्रेणियों में बांटा गया है। फर्स्ट है अनुशासन की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के कवि। द्विवेदी मंडल के कवि। दूसरा आते हैं स्वच्छंदता की धारा के कवि या द्विवेदी मंडल के बाहर के कवि। अब हम देखते हैं अनुशासन की धारा के कवि यानी अनुशासन की धारा के कवि। जिन कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उनके निर्देशानुशासन लेखन कार्य किया है, उन्हें अनुशासन की धारा के कवि कहा जाता है। तो इनके अंदर कौन कौन से कवि आते हैं, अब देखते हैं कि इनके अंदर महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, पंडित रामचरित उपाध्याय, और सियाराम शरण गुप्त। ये है अनुशासन की धारा के कवि यानी द्विवेदी युग है,
इस युग में हिंदी साहित्य के लेखन में द्विवेदी युग के कवियों को दो श्रेणियों में बांटा गया था। कितनी श्रेणियों में? दो श्रेणियों में बांटा गया है। इसमें एक आती है अनुशासन की धारा के कवि। अनुशासन की धारा के कवि को भी द्विवेदी मंडल के कवि कहा जाता है। दूसरा आता है स्वच्छंदता की धारा के कवि। इसके अंदर द्विवेदी मंडल से बाहर के कवि आते हैं। कहने का भाव यह है कि जिन्होंने यानी अनुशासन की धारा के कवि वे कवि होते हैं जिन्होंने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उसके निर्देशन यानी उसका निर्देशन का पालन करते हुए जो लेखन कार्य किया है उसको हम अनुशासन की धारा के कवि कहते हैं। द्विवेदी के नेतृत्व में रहकर उसके निर्देशानुसार लेखन कार्य करने वाले कवियों को क्या कहा जाता है? अनुशासन की धारा के कवि कहा जाता है। इसके अंदर आते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, मैथिली शरण गुप्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय, पंडित रामचरित उपाध्याय और सियाराम शरण गुप्त। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं दूसरा। स्वच्छंदता की धारा के कवि। जिन कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के नेतृत्व का पालन न करते हुए अपनी स्वच्छंद मनोवृत्ति को मानकर स्वच्छंद मनोवृत्ति को आधार मानकर लेखन काव्य किया है उन्हें स्वच्छंदता धारा के कवि कहा जाता है। यानी जो कवि महावीर प्रसाद द्विवेदी का नेतृत्व न करके यानी उनके निर्देशन का पालन न करके अपने स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर लेखन कार्य किया है उन कवियों को क्या कहा जाता है? उन कवियों को स्वच्छंद धारा के कवि कहा जाता है। इसके अंदर कौन कौन से कवि आते हैं? रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, रमा शुक्ल रसाल, लाला भगवान दीन, पंडित श्रीधर पाठक, ये प्रमुख कवि आते हैं इसके अंदर। यानी स्वच्छंदता की धारा के कवि जिन कवियों ने महावीर प्रसाद द्विवेदी का नेतृत्व यानी उनके निर्देशन का पालन न करके अपने स्वच्छंद मनोवृत्ति के आधार पर जो लेखन कार्य किया है उन कवियों को कहा जाता है स्वच्छंद धारा के कवि कहा जाता है। इसके अंदर रामनरेश त्रिपाठी, मुकुटधर पांडे, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही,
रमा शुक्ल रसाल, लाला भगवान दीन और पंडित श्रीधर पाठक इसके अंदर आते हैं। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी इनका जन्म 1864 ईस्वी, मृत्यु 1938 ईस्वी और जन्म स्थान है दौलतपुर। जन्म स्थान दौलताबाद, रायबरेली, यूपी, ये उनका जन्म स्थान है। अब हम देखते हैं कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में पद्य व गद्य दोनों में लगभग 80 रचनाएं लिखी हैं और इनकी पद्य रचना है, इनको क्या है 2 भागों में बांटा गया है। इनकी पद्य रचनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। मौलिक रचनाएं और अनूदित रचनाएं, यानी मौलिक रचनाएं। अब मौलिक रचनाएं में कौन कौन सी रचना आती है? काव्य मंजूषा, सुमन, कान्य कुब्ज, अबला विलाप, संपत्ति शास्त्र और महिला मोद, कविता विलाप और एक इनकी रचना है नागरी तेरी क्या दशा, यानी नागरी तेरी क्या दशा। ये इनकी मौलिक रचनाएं हैं। तो नागरी तेरी यह दशा, नागरी तेरी यह दशा। अब देखते हैं यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी, इनका जन्म है वो 1864 ईस्वी में होता है। इनकी मृत्यु 1938 में। जन्म स्थान पूछा जाता है तो दौलताबाद, रायबरेली, कहाँ है ये? उत्तर प्रदेश में है। यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य में लगभग 80 रचनाएं लिखी है। कितनी? 80 रचनाएं लिखी है। और उनकी जो पद्य रचना है उन रचनाओं को 2 भागों में बांटा गया है। पहले आती है मौलिक रचनाएं। मौलिक रचना के अंदर आती है काव्य मुंजासा। इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछा जाता है कि काव्य मुंजासा रचना है वो किसकी है, तो हमारा आंसर रहेगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। अबला विलाप है, संपत्ति शास्त्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है। ये उनकी अर्थशास्त्र में रचित रचना मानी जाती है। महिला मोद है, कविता विलाप है, सुमन है, कान्य कुब्ज है और नागरी तेरी यह दशा। यानी ये भी इनकी इंपॉर्टेंट रचना है। हमें ध्यान रखना है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की कौन सी मौलिक रचनाएं हैं, कौन सी अनूदित रचनाएं हैं। यहाँ से प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। तो एक बार आप क्या है स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
अब हम देखते हैं इनकी अनुदित रचनाएं, यानी अनुदित रचनाएं। अनुदित रचनाएं, तो अनुदित रचना के अंदर आती है कुमार संभव सार, यानी कुमार संभव सार इनकी रचना है, वो संस्कृत में क्या है, संस्कृत में कालिदास द्वारा रचित कुमार संभव सार रचना का हिंदी में अनुवाद किया गया है, हिंदी में अनुवाद किया गया है। और एक रचना है इनकी गंगा लहरी, और एक रचना इनकी है ऋतु तरंगिणी। ये इनकी अनुदित रचनाएं हैं। तो इन रचनाओं को हमें ध्यान में रखना है। अनुदित रचनाएं है कुमार संभव सार, यानी कुमार संभव सार है ये कालिदास की संस्कृत भाषा में रचित रचना मानी जाती है, और इस रचना का उन्होंने क्या है, हिंदी में अनुवाद किया है। तो दूसरी गंगा लहरी है और ऋतु तरंगिणी है, ये इनकी प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं। अब इनका विशेष तथ्य देखते हैं, यानी विशेष तथ्य। विशेष तथ्य के अंदर हम देखते हैं कि इनके प्रसिद्ध लेखन भी थे विशेष तथ्य में। तो प्रसिद्ध लेख देखते हैं, प्रसिद्ध लेख। प्रसिद्ध लेख में क्या हिंदी नाम की, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा नहीं, क्या हिंदी नाम की कोई भाषा। तो ये कब थी, ये 1913 में, और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। क्या हिंदी नाम की कोई भाषा है, ये इनकी हिंदी लेख है और 1913 में है, और ये सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। और इनका दूसरा लेख है आर्य समाज का कोप, ये 1914 में है, ये भी क्या है, सरस्वती पत्रिका में, सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित। और एक इनका है कवियों में उर्मिला विश्व उदासीनता, ये है 1908 ईस्वी में। तो इन बातों को हमें ध्यान रखना है, यानी विशेष तथ्य में इनके प्रसिद्ध लेख हैं। एक है क्या हिंदी नाम की कोई भाषा, ये 1913 में है, और सरस्वती पत्रिका में क्या है, प्रकाशित है। ये आर्य समाज का कोप, ये 1914 में है, ये भी क्या है, सरस्वती पत्रिका के अंदर प्रकाशित हुआ है। और कवियों में उर्मिला विश्वक उदासीनता, ये भी 1908 में है और सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित है। तो एक बार आप क्या है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सॉरी, यहाँ कवियों की आएगा, कवियों की। अब लिखो
नोट लगाकर। ये आरंभिक जीवन में भुजंगभूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका में लेखन कार्य करते थे। अब लिखो हिंदी साहित्य में गद्य व पद्य दोनों काव्यों में परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम विद्वान माने जाते हैं। अब नोट लगाकर लिखो संपत्ति शास्त्र रचना इनकी अर्थशास्त्र में रचित रचना मानी जाती है। अब लिखो हिंदी साहित्य में व्याकरण में समस्त रूप प्रदान करने वाले सर्वप्रथम विद्वान माने जाते हैं। और 1903 से 1920 ईस्वी तक सरस्वती पत्रिका के संपादक यानी ये आरंभिक जीवन में भुजंगभूषण भट्टाचार्य के नाम से सरस्वती पत्रिका में लेखन कार्य करते थे। प्रश्न पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद अपने आरंभिक जीवन में किस नाम से सरस्वती पत्रिका में लेखन कार्य करते थे, तो हमारा आंसर रहेगा भुजंगभूषण भट्टाचार्य के नाम से वो संस्कृत पत्रिका में लेखन कार्य करते थे। तो दूसरी बात आती है कि हिंदी साहित्य में गद्य और पद्य दोनों काव्य लेखनों में परिमार्जित खड़ी बोली का प्रयोग करने वाले सर्वप्रथम विद्वान हैं वो महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। खड़ी बोली के अंदर यानी संपत्ति शास्त्र, जो संपत्ति शास्त्र रचना है इनकी अर्थशास्त्र में रचित रचना मानी जाती है। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र से संबंधित उनकी कौन सी रचना है, तो वो है संपत्ति शास्त्र। और हिंदी साहित्य में व्याकरण में समस्त रूप प्रदान करने वाले प्रथम विद्वान माने जाते हैं तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी माने जाते हैं। और 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक ये सरस्वती पत्रिका के संपादक भी रहे हैं।
तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। 1903 से 1920 ये भी बार बार परीक्षा में पूछा जा चुका है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी संस्कृत पत्रिका में कब से कब तक कार्य किया था। तो हमारा आंसर रहेगा 1903 से लेकर 1920 ईस्वी तक। अब लिखो, इनके द्वारा रचित समस्त रचनाओं को समस्त रचनाओं को महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से 15 खंडों में प्रकाशित करवाई गई। किसके नाम से? महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली 15 खंडों के नाम से प्रकाशित करवाया गया। इन्होंने साहित्य को ज्ञान का संचित राशि कोश कहकर पुकारा है। ये भी परीक्षा में बार बार पूछा जा चुका है कि ज्ञान का संचित राशि कोश कहकर किसने पुकारा था। इन्होंने साहित्य को क्या है? ज्ञान का संचित राशि कोश कहकर पुकारा है। हिंदी साहित्य में ये आलोचक संपादकाचार्य निबंधकार अनुवादक आदि रूपों में लेखन कार्य किया है। यानी इनके द्वारा जो रचित रचनाएं है उनको क्या है? महावीर प्रसाद द्विवेदी यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी रचनावली के नाम से कितने खंडों में प्रकाशित करवाया गया था? तो 15 खंडों में क्या है? प्रकाशित करवाया गया है। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनावली को कितने खंडों में प्रकाशित करवाया है? तो 15 खंडों में। इन्होंने साहित्य को ज्ञान का संचित राशि कोश कहकर पुकारा है। ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञान यानी साहित्य को ज्ञान का संचित राशि कोश किसने कहा है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। हिंदी साहित्य में ये आलोचक भी रहे हैं, संपादकाचार्य, निबंधकार और अनुवादक आदि रूपों में क्या है? उन्होंने लेखन कार्य किया है। तो एक बार आप क्या है? स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो आज की हमारी क्लास है यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।